वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, 13वां। इस चैप्टर का शीर्षक है ग्रामश्री। ग्रामश्री इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 1 है। ये जो चैप्टर है आपका काव्य खंड से लिया गया है और इस काव्य में ग्रामश्री इस कविता में आपको गांव के प्राकृतिक वातावरण का दर्शन हमें कवि कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामश्री इस कविता के कवि इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ग्रामश्री इस कविता को लिखा है कवि सुमित्रानंदन पंत इन्होंने। सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंद पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है और सन 1977 में उनका देहवासन हो गया। छायावादी काव्य शैली जो थी या छायावादी कविता, इसमें अलग अलग प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कुल मिलाकर छायावादी कविता के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उसमें से जो प्रमुख स्तंभ है वो है सुमित्रानंद पंत। इन्होंने आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय सहभाग लिया था। कवि अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला, बूढ़ा चांद, लोकयातन, कला और बूढ़ा चांद, लोकयातन, चिदम्बरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी, देखिए यहाँ पर हमने कविता के द्वारा जो काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में पढ़ा। आगे लेखक को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवी अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। अर्थात उन्होंने अपने काव्य रचना में जो भावनाएं होती हैं, जो अभिव्यक्ति होती है, उनके लिए संयुक्त सटीक शब्दों का चयन करने की इनकी विशेष शैली है और इसी शैली के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी माना जाता है। अब आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं ग्रामश्री, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रामश्री कविता में कवि पंत ने गांव के प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। मनोहारी का अर्थ होता है मन को प्रसन्न करने वाला और प्राकृतिक सुषमा अर्थात सुषमा का अर्थ होता है सुबह, प्रभात। प्रकृति में अगर हम देखते हैं, अगर अत्यंत सुबह का जो समय होता है वह प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि अर्थात गांव में। अब देखो बहुत से लोग शहर में रहते हैं, इसलिए इस प्राकृतिक सौंदर्य से वह वंचित हो जाते हैं। लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद शहर में रहने वाले लोगों को गांव के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन तो पता चलेगा, लेकिन जब भी वह उनको मौका मिलेंगे यह प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए साल में एक बार तो अवश्य गांव में जाएंगे। अब यहाँ पर कवि ने गांव के प्राकृतिक सुषमा अर्थात सुबह का और उसके समृद्धि का मन को हरने जैसा वर्णन किया है, मनोहारी। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। अब आते हैं हमारी कविता की तरफ।
आपके पाठ्य पुस्तक में यह कविता जो है थोड़ी लंबी है, तो इस कविता को हम थोड़े थोड़े काव्यांश को या पद्यांश को अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहले पद्यांश का सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि अपने कविता में शुरुआत में ही कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अब देखिए कविता में कवि पंत इन्होंने कविता के पहले पद्यांश या काव्यांश में ही हमें प्राकृतिक गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हो। अब हमारे शीर्षक देखो, जैसे शीर्षक से ही हमें क्या पता चलता है, ग्राम श्री। ग्राम का अर्थ क्या होता है, गांव, और श्री, श्री का अर्थ क्या होता है, श्री का भी अलग अलग अर्थ होता है कि हम संपत्ति के रूप में श्री को अर्थ लेते हैं, या फिर लक्ष्मी का दूसरा श्री को या लक्ष्मी का दूसरा नाम भी श्री कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो श्री का अर्थ होता है शोभा, सुंदर। तो हम इन अलग अलग अर्थों में से ग्राम श्री इस शीर्षक का वास्तविक अर्थ क्या लगाएंगे, गांव की सुंदरता या गांव की शोभा। श्री का अर्थ हम यहाँ पर क्या लेना है, शोभा या सुंदरता। तो ग्राम या अर्थात गांव की सुंदरता और शोभा किस प्रकार से मन को आकर्षित करते हैं, इसका वर्णन कविता में कवि कह रहे कि फैली खेतों में दूर तलक, तलक का अर्थ क्या होता है, तक, मखमल की कोमल हरियाली। अब देखिए जब हम गांव में जाते हैं और सुबह सुबह जब उठते हैं और घर के बाहर आते हैं, अगर हम गांव में खेतों में रहते हैं तो हमें यह दृश्य देखने को मिलता है। कब, सुबह सुबह में, कि क्या दिखाई देता है कि हरे हरे सब गांव में सारे खेतों में, पहाड़ों पर, मैदानों में हरियाली छाई हुई है। फैले खेतों में दूर तलक, और जब हम उस नजारों को देखते हैं, खेतों की तरफ देखते हैं, तो हमारी नजर जहां तक नहीं जा सकती, हमारी नजर जहां तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे स्थान तक, पूरे स्थान के अंत तक हमें सिर्फ हरियाली और हरियाली ही फैली हुई नजर आती है। फैले खेतों में दूर तलक, तलक का अर्थ क्या है, तक, मखमल की कोमल हरियाली। अब देखिए यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार किया है कि मानव के साथ उसका उपमा तुलना कर रहे हैं, वर्णन कर रहे। अब देखिए मखमल की कोमल हरियाली, हरियाली कैसी नजर आती है हमें, बहुत ही कोमल, सुंदर, मुलायम सी नजर आती है। और इस तरह हमें ऐसा लगता है कि मखमल सारे खेतों पर फैला हुआ है और वह हरे हरे पौधों से युक्त है, कोमल है, मखमल है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि का अर्थ क्या होता है बताइए, सूरज, वेरी गुड। रवि, सुबह सुबह उठकर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि पूरे उस मैदान पर, खेतों में हरियाली छाई हुई, पौधों रूपी हरियाली छाई हुई है, और वह मखमल के जैसे कोमल कांत दिखाई दे रहे। और उस पर क्या हो रही है, सूर्योदय में क्या होता है, सूरज धीरे धीरे अपना प्रकाश फैला रहा है। रवि के किरणें, सूरज की किरणें लिपटी है जिससे चांदी की सी उजली जाली। चांदी का अर्थ क्या होता है, सिल्वर जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिल्वर कलर लेना है। तो अब देखिए सुबह सुबह में जब आता है सूरज बाहर, तो उसकी रोशनी, उसकी किरण कैसी होती है, ऐसा लगता है कि चांदी की जाली सारी जगह पर फैली हुई है, अर्थात सिल्वर कलर सारे उस संसार पर छाई हुई है और उससे वह हरियाली और भी सुंदर लगने लगी है। चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर। अब आपने तिनका देखा होगा कि जो ग्रास होता है उसके जो छोटे छोटे जब वो पौधों के रूप में आते हैं, और अगर हम देखो अपने तिनका शब्द इसके पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है कि तिनका जो छोटा सा ग्रास जो होता है वो सूख जाने के बाद वह अगर देखते हैं किस प्रकार से आंख में चला जाता है तो उसके हमें कैसा दर्द होता है। एक छोटा सा तिनका जिसको हम हमारे पैर के नीचे भी देखते हैं, यह
कविता में आपने पहले पढ़ा है। तो देखो जो तिनके होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, तन, अब तन का अर्थ क्या है, शरीर। तिनकों के जो हरे हरे रंग के जो शरीर होते हैं, हील हरित रुधिर है रहा झलक। अब देखिए हील हरित, हरित का अर्थ क्या होता है, ग्रीन, हरा। रुधिर, रुधिर का अर्थ क्या होता है, रक्त, रहा झलक। अब देखिए जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना जो बहुत फेयर होता है, देखा है आपने ऐसे कि जो लोग बहुत फेयर होते हैं, उन लोगों के हाथ पर अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा स्पर्श करते हैं तो उनके अंदर शरीर में जो रक्त होता है ना तो हमें उस दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जो तिनके हैं हरे हरे, उसके शरीर पर क्या हो गए हैं, ओस के बूंदे दिखाई देते हैं। आपने ओस के बूंदे दिखे हैं, देखे, कब रहते हो, शाम में रहते हैं, दोपहर में रहते हैं, दिखाई देते हैं, नहीं, वो बहुत सुबह अधिकतर हमें दिखाई देते हैं। और वो कहाँ पर होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी डालियों पर, फूलों के पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर हमें अधिकतर दिखाई देते हैं। तो कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि जो तिनके होते हैं उन तिनकों पर क्या है, ओस के बूंदे छाए हुए, उस तिनकों के शरीर पर ओस के बूंदे छा गई है और उसे क्या हो गया है, उस तिनकों का जो हरा रंग का जो रक्त है वह क्या हो गया है, उस ओस रूपी जो बूंदे है उस पे छा गए हैं। और अब देखते हैं हम लोग कि जो ओस के बूंदे होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी उसे हम कहते हैं ना। तो जब वह ओस के बूंदे उस तिनकों पर, उस ग्रास पर जब होते हैं तो वह ओस के बूंदे भी हमें कौन से रंग के दिखाई देते हैं, हरे हरे रंग के। तो इस प्रकार कवि कह रहे कि वो जो तिनकों के शरीर पर जो ओस के बूंदे हैं उन्होंने उन तिनकों का रक्त, कौन सा रक्त, कौन से रंग का, अब तिनकों का रक्त रेड रंग का होगा, नहीं हो तो ग्रीन रंग का होगा। तो उस ओस के बूंदों में वो ट्रांसपेरेंट रंग बहुत ही सुंदर लग रहा है, झलक रहा है। हील हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, भू, भू का अर्थ क्या होता है, आपको पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, भू, धरा, पृथ्वी, इसके अलावा भी धरती, बहुत सारे समानार्थी शब्द है। तो उस भू के तल पर कि पूरे धरती पर क्या हुआ है, श्यामल, श्यामल अर्थात सांवले रंग का पर्दा छाया। अब देखिए हम जब हम सुबह का वर्णन देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि वो पृथ्वी जो है वो पूरे श्यामल रंग के हमें दिखाई देते हैं, सांवले रंग की दिखाई देते हैं। और उस पर झुका हुआ, क्या झुका हुआ है, नभ का चीर निर्मल नील फलक। अब नभ, नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश। अब देखिए यहाँ पर भू और नभ दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। नभ का चीर, चीर का अर्थ क्या होता है, हमेशा, सदा या सदैव। निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या होगा, जिसमें मल नहीं होता है, अर्थात स्वच्छ। नील, नील अर्थात नीले रंग, नील का अर्थ क्या लेना है हमें, नील रंग, नीला रंग। फलक, फलक का अर्थ क्या होता है, पटल। अब देखिए धरती पर, धरती के सतल पर कौन सा रंग छाया हुआ है, सांवला रंग। और उस धरती पर छाया हुआ है, उसे आच्छादित किया हुआ है, झुका हुआ है, कौन सा, नभ का, आकाश का, जो सदैव हमें स्वच्छ दिखाई देता है, ऐसा निरभ्र या निर्मल नीला रंग। हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वह आकाश, नीला आकाश कैसे धरती पर झुक गया है और धरती को सलाम कर रहा है, क्यों, उसकी प्राकृतिक सुंदरता देखकर। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ, तलक तक, कोमल नर्म मुलायम, तन शरीर, हरित हरा, रुधिर रक्त, श्यामल हरी भरी, चीर निर्मल सदा स्वच्छ रहने वाला, फलक पट या पहलू। भावार्थ पढ़ते हैं।
गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली हुई है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। अब देखते हैं भावार्थ। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गांवों में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। हरे तिनकों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हर रक्त बह रहा है। यहाँ पर हमें हरा लिखना है, हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। अब विशेष देखते हैं इस काव्यांश में आई हुई पंक्तियों की विशेषता क्या है कि चांदी की सी उजली जाली इस पंक्तियों में उपमा अलंकार है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक में अनुप्रास है, क्योंकि इसमें ह की पुनरावृत्ति हुई है तथा र की भी पुनरावृत्ति हुई है। तो बच्चों, अब तक हमने ग्रामश्री इस कविता के पहले काव्यांश को पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।